में, तो जोड़ लेते हैं विजय सरदाना साहब को और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, आपको सभी दर्शकों को। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान पर आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और शामली की सभाओं में ये जानकारी दी कि 66 माफियाओं की लिस्ट पिछले दिनों जारी की है। इनको गिरफ्तार करने या जो भी आप समझ लीजिए कि ठिकाने लगाने के लिए। और उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई पुलिस हिरासत में मारे गए। 3 बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। उससे पहले असद और उसका शूटर मारा गया था और उससे भी पहले 2 और बदमाश मारे गए थे जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान शामली में जो बात कही थी कि हम 10 मार्च को जब सत्ता में वापसी करेंगे तो इनकी गर्मी शांत कर देंगे, तो उन्होंने पूछा लोगों से कि गर्मी शांत हुई या नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो गुंडे बदमाश माफिया हैं ये अब अतीत हो गए हैं और जो इनका सफाया हो रहा है या जेलों में डाला जा रहा है अब इनके लिए कोई 2 बूंद बहाने को भी तैयार नहीं है। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है इसके आप क्या मतलब समझते हैं और इसका कितना महत्व है? क्या चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में वो इसको, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने जा रहे हैं? सर देखिए, इस समय तो अगर हमें रिफ्लेक्ट करना है तो हमें 1 साल पहले जाना पड़ेगा, जब हम बात कर रहे थे यूपी के चुनाव को लेके। उस समय किसान आंदोलन पीक पे था, किसानों का मुद्दा था। वेस्टर्न यूपी में जिन क्षेत्रों में आपने बात करी वहां पे काफी किसान आंदोलन के समर्थक थे, काफी सारे नेता वहां से उठे। उन सब के बीच जब लोगों ने जाके किसानों से बात करी कि भाई ये किसान आंदोलन, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किसान विरोधी है, हमें इसको हराना है वगैरह वगैरह, तो किसानों ने एक बात कही थी कि देखिए जहां तक किसानों के मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार ने और योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया है। एक समय था जब माँ बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, हमेशा लोग 6-7 बजे अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाते थे, और आज अगर कोई लेट नाइट भी ऑफिस से आता है, काम करके आता है, तो वो निश्चिंत रूप से आता है और घर में भी इस बात का टेंशन नहीं है कि कहीं रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। ये उस समय की स्थिति थी जब किसान आंदोलन पीक पे था। तो इस बात को मैं इसलिए यहां कहना चाह रहा हूं सर कि यूपी की जनता इस बात को समझती है कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, और मेरे ख्याल से योगी साहब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उनको पता है कि मेरे को क्या करना है ताकि जनता को सुकून मिले, जनता मेरा साथ दे। और यूपी में जिस तरह से कहा जाता था कि भाई आप किसी भी तरह का अगर माफिया है तो आप यूपी चले जाइए अगर आपको देखना है कि माफियाओं का असर क्या होता है। इसीलिए कोई इन्वेस्टर नहीं आया, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया था यूपी में। जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आया हुआ था वो दिल्ली के आसपास, नोएडा में। इनफैक्ट जो अच्छा खासा बिजनेस कानपुर में होता था, बाकी क्षेत्रों में होता था, वहां से भी बिजनेसमैन पलायन कर गए थे। तो ये स्थिति तो यूपी की है, और यूपी के बिजनेसमैन से या यूपी के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनसे ज्यादा कौन जानता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि योगी साहब इस बात को जानते हैं, और जनता ने अपना समर्थन जब किसान आंदोलन के समय दिया कि हमने इसलिए योगी को साथ देना है क्योंकि उसका लॉ एंड ऑर्डर, हमें मतलब उनके कारण लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर कोई एक दिन की चीज नहीं है।
जैसे हम बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, हॉस्पिटल सुविधाओं की बात करते हैं, एजुकेशन सुविधाओं की बात करते हैं, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर भी ये हमारी जिंदगी में रोज असर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 12 महीने में से 6 महीने तो सर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और 6 महीने खराब है तो आप झेल लीजिए। ऐसे कोई आदमी खुश नहीं रह सकता। उसको 12 महीने 365 दिन शांति चाहिए अपनी जिंदगी में। और इसीलिए जो योगी जी ने कहा वो वही बात कही जो जनता कह रही है, जनता चाह रही है। और एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अगर वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, और एज ए राजनीतिज्ञ अगर वो इस बात को कह के जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बुराई नहीं। विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बुरा दौर देखा गया है, लंबे समय तक देखा गया है। जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही या मायावती की भी सरकार रही, तब भी जो गुंडे बदमाश थे, जो माफिया थे, वो खूब फले फूले और जिस तरह का दहशत का एक माहौल हुआ करता था, वो उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूल भी नहीं पाएगी। क्या इस माहौल से तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ पब्लिक गई और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी उम्मीदें थी, अपेक्षा थी गुड गवर्नेंस की और गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगाने की या जेल में डालने की, और चूंकि बीमारू प्रदेश माने जाते थे, एक दौर में मुझे याद है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने जो भी जिक्र किया, पूंजी निवेश आए हैं, 33 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। वो जमीन पर कब तक उतरेंगे ये बाद की बात है, लेकिन प्रस्ताव आए हैं और ये इसलिए आए हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर हुआ है, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो उम्मीद जगाता है योगी का ये मॉडल। निश्चित रूप से सर, देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ से ज्यादा की जिस राज्य में आबादी हो, सारे संसाधन हो, तराई से लेकर समतल जमीन तक हर तरह की जलवायु हो, दुनिया भर के सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट स्पॉट देखें तो शायद यूपी में है जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर सेंसिबल गवर्नमेंट होगी तो उसको दिखता है कि यूपी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और अगर आप यूपी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो फिर हिंदुस्तान के किस राज्य का करेंगे। जितने संसाधन यूपी में हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज यूपी में हैं, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, आईटी सिस्टम्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, सर 23 करोड़ की आबादी के तो देश ही नहीं है दुनिया में। और वो आज आप देखिए ना, दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें से कितने देश हैं जिनकी आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। अगर सही। आप हटा दें चाइना और अमेरिका को, बाकी जितने देश हैं मेरे ख्याल से वो यूपी से छोटे हैं, और वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अपॉर्चुनिटी तो सबको दिख रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमने यूपी को सिर्फ एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना के छोड़ दिया था। इसी कारण अगर यूपी में आप समझिए सर कि 140 में से अगर 23 करोड़, ऑलमोस्ट 1/6 अगर यूपी है, और अगर यूपी में पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होती है तो देश का एवरेज कितनी तेजी से बदलेगा। देश को अगर हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, अगर यूपी को आप 1 ट्रिलियन बना देते हैं तो मेरे ख्याल से काम आसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी का जो पोटेंशियल है अगर हम उसको ढंग से एक्सप्लोर करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण होगा कि यूपी की जनता इस बात को मतलब कि नहीं सराहेगी कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के कदम उठाता है। तो यूपी की जनता अब समझ गई है। यूपी की जनता ने पहले पूरी राजनीति देखी, उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से जातिवाद ने उनको बर्बाद किया। अब उन्होंने ये भी देखा कि अगर अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के क्या फायदे हैं। अब ये जब बेसिक स्थिति अगर
योगी साहब ठीक कर देते हैं तो इसका नेक्स्ट आउटकम होगा कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है, लेकिन अब ये यूपी की जनता के ऊपर है कि वो इन्वेस्टर्स को क्या कॉन्फिडेंस देते हैं कि क्या वो फिर दलगत राजनीति में, जातिवाद में जाके अपना भविष्य बर्बाद करेंगे, या वो एक स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर देंगे जिससे स्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये यूपी की जनता को सोचना है। और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में कोई भी इतना अज्ञानी या मूर्ख नहीं है कि अपना नुकसान खुद करे। योगी का जो मॉडल है, यानी जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, उनसे निपटना, और ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश की है। बहुत सारे राज्यों में इस तरह के तत्व हैं जो समाज को और अल्टीमेटली उस प्रदेश को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। क्या योगी का मॉडल अलग अलग प्रदेशों में लागू हो सकता है? कुछ राज्यों ने तो कहना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि काश योगी आदित्यनाथ हमारे जैसे सूबे में मुख्यमंत्री होते। कर्नाटक में भी ये आवाज़ें सुनी गई हैं, और हमारे एक मित्र हैं अभिषेक तिवारी, हमारे साथ जुड़ते हैं, वो उनका कहना था कि जिस दिन असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए, वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर थे, और जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई तो वहाँ खड़े होकर के पैसेंजर्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो क्या योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है? उनके अनुयायी, उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं? उनके जैसा चीफ मिनिस्टर चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है? सर, ये बात तो सही है। इस बात को हमें समझना होगा कि कोई भी डिसीजिव लीडरशिप होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। आज आप देखिए कि दुनिया में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया एक ऐसा लीडर चाहती है, एक ऐसा सिचुएशन चाहती है कि उनका लीडर कड़े फैसले ले और जनता के हित में फैसले ले। कोई जरूरी नहीं है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो, बिजली पानी फ्री कर दिया और उसको रिजर्वेशन दे दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये आरक्षण दे दिया, उसको ये लॉलीपॉप दे दी। जनता अब ये नहीं चाहती है, तो वो जमाने गए। लोग कहते हैं इसके चक्कर में हम खुद ही बर्बाद होते हैं, क्योंकि इससे जब भी आप इस तरह के लॉलीपॉप और आरक्षण देने की बात करते हैं, ये अंग्रेजों की नीति है, डिवाइड एंड रूल। और जो भारत का यूथ है वो कहता है हमें आपसे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आप हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। हम अपनी दुकान खुद चला लेंगे, लेकिन बस इस बात की गारंटी करिए कि आके हमें ना तो कोई गुंडा तंग करे, ना इंस्पेक्टर तंग करे। आप बस ये गारंटी ले लीजिए, बाकी हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। हम आपकी लॉलीपॉप लेके एक तरफ गुंडा राज और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राज नहीं चाहिए हमको। हमें आपका हैरेसमेंट नहीं चाहिए। तो आज जनता बहुत क्लियर है, क्या आप हमें गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिला सकते हैं या नहीं? अगर आप नहीं दिला सकते तो आप जितने मर्जी लॉलीपॉप बांट लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ये जो भी आत्मनिर्भर जनता है देश की, जो पढ़ी लिखी है, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, वो कहती है आप हमारे लिए इकोसिस्टम क्रिएट करिए, हम मेहनत से आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर सिर्फ दीमक की तरह चिपके रहना चाहते हैं कि नहीं हमें तो फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, हमें तो सिर्फ सब्सिडी के नाम पे ही गुजारा करना है। मैं कह रहा हूं, जो लोग बीपीएल हैं, जो मजबूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको जरूर सहायता दीजिए, ताकि हम उसको सिर्फ सहायता ही नहीं, जिसे हम कहते हैं ना कि मछली नहीं, मछली पकड़ना भी सिखाइए। आप उनको आर्थिक सहायता दीजिए, साथ ही साथ उनका जितने बीपीएल फैमिलीज के बच्चे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट में एडमिशन कराइए, ताकि वो अपनी स्किल इंप्रूव करके अपनी आमदनी बढ़ाएं और बीपीएल लेवल से बाहर निकलें। आप सिर्फ उनको 2000 5000 रुपए दे देंगे और स्किल डेवलपमेंट नहीं देंगे तो ये पूरी जिंदगी की लायबिलिटी है, ना उनको अच्छा लगता है, ना समाज के हित में। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है सर, कि आर्थिक स्थिति में इस देश को संभालना होगा। और जहां तक बात है योगी साहब ने जो कहा है कि भाई पहले चलो मैं गुंडा राज तो खत्म करता हूं, लेकिन अब मोदी साहब और योगी साहब की मेरे को तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इंस्पेक्टर राज कम खत्म करें।
आपने अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे कितना भ्रष्टाचार है कभी आप लोकल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पूछिए तो सही। आपके इंस्पेक्टर्स, आपके यहाँ पे किस तरह से हैरेसमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, उसको कौन रोकेगा? तो सिर्फ मंत्रियों के लेवल पे या मंत्रिमंडल के लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं है, अच्छी बात है, मैं कहूंगा वो स्टेप 1 है, लेकिन स्टेप 2 कब लेंगे? आज सवाल ये है योगी साहब से, मोदी साहब से भी मेरा सवाल यही है कि जब मैं इंडस्ट्री से मिलता हूं, जब मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करता हूं तो परेशान है लोग। तो ये हमें समझना होगा कि सिर्फ ये कहना कि हमने गुंडाराज खत्म कर दिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो प्री कंडीशन है। अब स्टेप 2 लेने की जरूरत है और उम्मीद है कि सरकार इस पे भी जल्दी ही कदम उठाएगी ताकि आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरे और रोजगार क्रिएट हो।